ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। हमारा गुड जो इवनिंग क्लास सर। गुड इवनिंग क्लास चल रहा था बेटा वेक्टर का। ठीक है, वेक्टर का बेसिक हमने कवर किया था। कितने टाइप्स के वेक्टर होते हैं, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन कैसे आप रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर का। और उसके अलावा हमने एंगल्स बेटा सीखा था, एंगल्स कब फाइंड करते हैं। तो एंगल का अगर आपको आइडिया है तो जब भी वेक्टर्स के बीच में मतलब टेल सेम पॉइंट पर होता है तब आप एंगल डिफाइन करते थे। ठीक है, और एंगल हम मेजर करते थे बिटवीन 0 टू 180 डिग्री। ठीक है, चलिए तो कुछ क्वेश्चन भी हमने किए थे वेक्टर के लिए, मतलब एंगल्स फाइंड करने के लिए। पहला लॉ हमारा कंप्लीट हो गया था बेटा, ट्राइंगल लॉ। ठीक है, लास्ट क्लास के अंदर। सो टुडे इज द सेकंड लेक्चर ऑफ वेक्टर, जिसके अंदर हम सेकंड लॉ हमारा पढ़ेंगे विच इज पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सेकंड लॉ है हमारा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अच्छा, क्या बोलता है पॉलीगन लॉ? अगर आपको ट्रायंगल लॉ का बेटा आइडिया है तो ट्रायंगल लॉ के अंदर हम दो वेक्टर्स का एडिशन कर रहे थे। ठीक है, तो वहां पर आप सिर्फ कंस्ट्रेंट या ये है कि वहां पर सिर्फ दो ही वेक्टर्स का एडिशन पॉसिबल होता है बाय ट्रायंगल लॉ। लेकिन अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करना है तो आप जाएंगे पॉलीगन लॉ पर। ठीक है, सो दिस लॉ is used when we have to we have to add we have to add more than two vectors। जब आपको दो से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन करना है तब आप पॉलीगन लॉ का यूज करेंगे। एंड पॉलीगन लॉ इज पॉलीगन लॉ इज एक्सटेंशन, ध्यान से सुनिएगा बेटा, एक्सटेंशन ऑफ ट्रायंगल लॉ। जो पॉलीगन लॉ है हमारा वो एक्सटेंशन है ट्रायंगल लॉ का, ट्रायंगल लॉ का एक्सटेंशन है पॉलीगन लॉ। मतलब यहाँ पर भी एडिशन करने का तरीका वही होगा कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। ठीक है, जो एडिशन होगा बेटा, जो एडिशन होगा वो उसी तरह से होगा, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। ठीक है, चलिए समझते हैं। सपोज आपके पास कुछ वेक्टर्स हैं, लाइक दिस इज ए वेक्टर, this is b vector, this is c vector, this is d vector and this is e vector। आपको यहाँ पर क्लियरली 5 वेक्टर्स दिखाई दे रहे होंगे और हमें इन पांचों वेक्टर्स का एडिशन करना है थ्रू पॉलीगन लॉ। तो कैसे एडिशन करेंगे बेटा, ध्यान से सुनिएगा। हमने क्या बोला है कि जो पॉलीगन लॉ है वो एक्सटेंशन है। ध्यान से देखिए, मैंने लिखा है यहाँ पर किसका एक्सटेंशन है, ट्रायंगल लॉ का। ट्रायंगल लॉ के अंदर एडिशन हम कैसे कर रहे थे, एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल। तो यहाँ पर भी सेम मेथड हम फॉलो करेंगे। हमने क्या किया, ए वेक्टर को उठाया और यहाँ रख दिया, देखेंगे सभी लोग, ए वेक्टर को उठाया और यहाँ रख दिया। अब हम क्या करेंगे, ए वेक्टर के सिर पर बी वेक्टर के टेल को रखेंगे। मतलब मैंने क्या किया बेटा, बी वेक्टर को उठाया और यहाँ पर रख दिया इस तरह से, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी वेक्टर को उठाया और बी वेक्टर के ऊपर रख दिया, तो बी वेक्टर का हेड और सी वेक्टर का टेल। ठीक है, नाउ डी वेक्टर को एडिशन कर दिया और लास्ट में ई वेक्टर का। ठीक है, तो पांचों वेक्टर्स को आपने अरेंज कर दिया उसी मेथड से जिस मेथड से आप ट्रायंगल लॉ में एडिशन करते थे। अब ट्रायंगल लॉ क्या बोलता था कि अगर आप पहले वेक्टर के टेल से आखिरी वेक्टर के हेड को, ध्यान से सुनिएगा, पहले वेक्टर के हेड से
आखिरी वेक्टर के हेड को डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर देते हैं, तो दिस वेक्टर गिव्स यू रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर। एंड यहाँ पर बेटा आर वेक्टर का जो वैल्यू होगा, दिस इज इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर। तो यहाँ पर जो बेटा आर है, जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारे पास, वो इन सभी का एडिशन होगा। दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट रुकिए, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बोला कि ये एक्सटेंशन है ट्रायंगलों का, मतलब यहाँ पर ट्रायंगल्स फॉर्म होने चाहिए बेटा। देखिए देखिएगा, ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे यहाँ पर। दिस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ए वेक्टर के हेड से ए वेक्टर के टेल से बी वेक्टर के हेड को मैं डायरेक्टली एक वेक्टर से ज्वाइन कर रहा हूं, तो दिस वेक्टर इज आर वेक्टर, और वो किसका रिजल्टेंट बताएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, ट्रायंगल फॉर्म हुआ बेटा। अब देखिए, ये जो वेक्टर है ब्लू वाला, ये है हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इसको सी वेक्टर के साथ अगर आप देखेंगे तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा हमारे पास, देखिए ध्यान से, ये वेक्टर का सीक्वेंस देखिए, ए प्लस बी और सी वेक्टर का टेल इसी पॉइंट पर था, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर क्या बन जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, अब ये वेक्टर बन गया हमारे पास a प्लस बी प्लस सी, इसके अंदर d का एडिशन हो रहा है, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, a वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस d वेक्टर, और उसके अंदर अगर e का एडिशन किया तो वो आके क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है बेटा अच्छे से, यस और नो, जल्दी से आंसर करिए। यस सर। यस सर। कमेंट चैट बॉक्स के अंदर आप लोग लिख सकते हैं बेटा, मेरी बात अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी आपको। ठीक है, तो एक्सटेंशन है पॉलीगन लो, किस तरह से एडिशन करना होगा ये आपको बात क्लियर है। ठीक है, अगर 2 से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन है तो आप पॉलीगन लो का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड लिखिए जो इंपॉर्टेंट है काफी, वो है हमारे पास पैरेललोग्राम लो। हेडिंग डाल लीजिए बेटा, पैरेललोग्राम लो जल्दी से। उसके पहले क्वेश्चन करते हैं, चलो एक क्वेश्चन करते हैं। पेन और पेपर लेकर बैठिए बेटा सभी लोग, एक क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको डायरेक्शन निकालना बता दिया था, कैसे डायरेक्शन लिखते हैं अपन। 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे लिखा होगा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ साउथ कैसे लिखना होगा, ये सब बातें हमने कर लिया था। ठीक है, सो एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, एक क्वेश्चन आप लोग करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, एक क्वेश्चन है, उसने क्या बोला कि एक पार्टिकल, एक पर्सन है, एक कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकता है, साइकिल, ऑटो रिक्शा, कुछ भी। ठीक है, तो एक पर्सन है, वो 3 मीटर। अब जब भी वो इस टाइप का क्वेश्चन देगा तो आप क्या करेंगे बेटा, उसको ओरिजिन से मानेंगे, ओरिजिन से चलता हुआ मानेंगे। तो मैंने सबसे पहले डायरेक्शन ड्रॉ कर दिया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया है पार्टिकल सबसे पहले चलता है 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में, ऐसे लैंग्वेज फॉर्म में दिया था क्वेश्चन। ठीक है, पार्टिकल 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, देन 4 मीटर वो चलता है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो फाइनली आपको बताना था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ये आपको क्वेश्चन में बताना था। ठीक है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं, क्वेश्चन का है एक पार्टिकल 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में चल रहा है, देन 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा। ठीक है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा बेटा, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से कोऑर्डिनेट बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब भी पार्टिकल को आपको चलाना है तो आप ओरिजिन से चलाएंगे। 3 मीटर चल रहा है ईस्ट डायरेक्शन में बेटा, तो ये 3 मीटर चल लिया वो कितने में, ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, उसके बाद 4 मीटर नॉर्थ में,
तो ये चल रही है 4 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये इसका इनिशियल कंडीशन था, ठीक है, और यहाँ पर ये इसका फाइनल कंडीशन होगा एफ। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि अगर 5 मीटर लिखा है, बच्चे ने बिल्कुल सही लिखा बेटा, डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनिए पहले। हाँ, तो बेटा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, अगर आप इनिशियल पॉइंट से, हाँ एक मिनट, हाँ बेटा, अगर आप इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को डायरेक्टली वेक्टर से ज्वाइन कर दें तो ये होता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। आप पाइथागोरस लगानी सभी को आती है, बचपन से आती है लगाना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल तो दिख ही रहा है, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर ये हो जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास बेटा जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसको मैं एस बोल देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मैं एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ बेटा। तो एस वेक्टर हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो होगा इसका 5 मीटर, बट वेक्टर है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बच्चों ने आंसर दिया है नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, नहीं 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 नहीं। अच्छा, कल मैंने आपको क्या डायरेक्शंस बताए थे बेटा, साइन 37, कोस 37, टेन 37 की वैल्यूज बताए थे बेटा कल मैंने आपको। क्या मैंने कल आपको वैल्यूज बताए थे? हाँ सर, हाँ बताए थे बेटा, तो उसका यूज करिए ना। कब के लिए बताए थे वो? आज ही के लिए बताए थे। देखिए, मैंने मान लिया कि ये एंगल कितना है बेटा, थीटा। अगर ये थीटा होगा तो आप किसी भी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखिए बेटा टेन थीटा लिखता हूं, तो टेन थीटा बराबर क्या दिखाई दे रहा होगा, 4/3। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पर 4, और बेस कितना है 3। तो टेन थीटा बराबर निकल कर आ रहा है 4/3। तो थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री। आया नहीं आया बेटा? ठीक है, तो एंगल हमारे पास कितना आ गया भाई, 53 डिग्री। 53 डिग्री। तो डायरेक्शन क्या लिखेंगे बेटा, 5 मीटर। अब 53 डिग्री जो एंगल फॉर्म हो रहा है बेटा, वो ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ फॉर्म हो रहा है। ध्यान से देखिए, जो 53 डिग्री फॉर्म हो रहा है वो ईस्ट डायरेक्शन से नॉर्थ की तरफ फॉर्म हो रहा है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, एंगल 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। बात आया या नहीं आया समझ में? जल्दी से आंसर करिए, यस और नो। नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखेंगे ना बेटा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ एंगल मेजर कर रहे हैं। नॉर्थ से ईस्ट हमने कल बताया था, उल्टा पढ़ते हैं। नॉर्थ ऑफ ईस्ट का मतलब क्या होगा, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ। ओके, अच्छा इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है क्वेश्चन में ऑप्शन इस तरह से ना दिया हो, और क्या बोल सकते हैं इसको, देखिएगा समझ में आया तो कमेंट करिएगा। 5 मीटर 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, हाँ कि ना? जल्दी से आंसर करिए। क्या दोनों बातें अलग या सही सेम होगा? बिल्कुल। क्या बात समझ में आ रही है? ओके, वेरी गुड। दोनों आंसर हो सकते हैं बेटा, दोनों आंसर पॉसिबल है। 53 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोले या 37 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोले। ओके, चलिए, तो आप लोग करेंगे बेटा क्वेश्चन, आपको देता हूं मैं, ठीक है। चलिए, सब लोग तैयार रहिएगा। हाँ, डेटा मैं आपको दे रहा हूं। फर्स्टली वो चलता है पार्टिकल, कोई भी रिक्शा है, कार है, स्कूटर, साइकिल, जो मानना है वो मानिए आप। 5 मीटर चलता है वेस्ट डायरेक्शन में सबसे पहले। उसके बाद वो चलता है 4 मीटर साउथ डायरेक्शन के अंदर। फिर वो चलता है 2 मीटर ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए मुझे। फाइनली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा? जल्दी से आंसर करिए। 5 मीटर वेस्ट,
देन 4 मीटर साउथ, फिर 2 मीटर चला ईस्ट में। मैं वेट कर रहा हूं। जल्दी से आंसर करिए। 5 मीटर। बेटा डायरेक्शन कौन बताएगा? आपने मैग्नीट्यूड लिख दिया, बहुत अच्छी बात है, सही भी लिखा है। डायरेक्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वेक्टर के अंदर डायरेक्शन नहीं बताया है तो आपने अधूरी बात बताई है। 50। ओके, देखते हैं देखते हैं। बाकी लोगों का आंसर आने दीजिए, अभी एक ही बच्चे का है। हाँ वेरी गुड, बाकी लोग बता रहे हैं। जो लोग किसी रीजन से लेक्चर मिस कर जाते हैं, देख नहीं पाते हैं, उनके लिए मैं लेक्चर का लिंक भी शेयर कर देता हूं ग्रुप के अंदर। तो अगर आपके कोई दोस्त यार हैं जो नहीं देख पा रहे हैं, वेक्टर कंप्लीट कराऊंगा मैं, ठीक है? जो नहीं देख पा रहे हैं उनको बोलिए, लिंक शेयर करते हैं तो देख सकते हैं वो, ठीक है? 5 आई कैप। अरे भाई साहब, ये तो आई कैप जे कैप में पहुंच गया है बच्चा। बेटा आई कैप जे कैप तो पढ़ाया ही नहीं है। जिस फॉर्म में पढ़ाया है उसमें आंसर करिए आप। अच्छी बात है, आपको आई कैप जे कैप आता है। जिस फॉर्म में मैंने पूछा है उसमें आंसर करिए। डायरेक्शन में बताइए, साउथ वेस्ट ईस्ट कितना एंगल होगा, क्या होगा? चलिए, इतना टाइप इनफ इनफ है। हाँ, अभी भी आंसर कर रहे हैं लोग। करिए करिए, मौका सबको दिया जाएगा। आंसर तो बहुत सारे आए हैं, लग रहा है समझ में आ रही है बातें। 1 मिनट और रुकूंगा, किसी को और आंसर देना है तो आंसर दे सकता है जल्दी से। चलिए खैर, हो गया। हाँ आइए, सबसे पहले क्या करेंगे हम? डायरेक्शन बना लेंगे। ये हमारा हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ठीक है? सबसे पहले पार्टिकल था ओरिजिन पे, साइकिल ओरिजिन पे थी, 5 मीटर चल लिया वेस्ट डायरेक्शन में, ये लीजिए। 4 मीटर साउथ में, ये लीजिए। 2 मीटर ईस्ट में, ये लीजिए, ठीक है? ये इसका कंडीशन है इनिशियल। ये यहाँ पर पहुंच चुका है फाइनल। डिस्प्लेसमेंट के लिए मिला दीजिए सीधा। ये ये बन गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एस वेक्टर, ठीक है? तो भाई साहब ध्यान से देखिए, क्या देखिए कि ये जो डिस्टेंस है भैया, वो तो 3 मीटर ही बचा। कितना बचा? 3 मीटर, क्योंकि पूरा 5 2 चला गया। कितना बच रहा है? 3 मीटर। और ये कितना था? 4 मीटर, ठीक है? समझ रहे हैं बातों को बेटा? अच्छे से नहीं लिखा, ये साफ साफ नहीं दिख रहा। हाँ, ये 4 मीटर है, ये 3 है। तो डिस्प्लेसमेंट तो मैग्नीट्यूड में कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे हैं? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज 5। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस वेक्टर का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड होगा 5। अब बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में बेटा। तो मान लीजिए दिस एंगल इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। किसी ने इसको थीटा माना होगा, मैंने दोनों आंसर दूंगा आपको। दिस एंगल इज थीटा, तो टेन थीटा 4/3, ये 53 डिग्री एंगल होगा भाई साहब। 53 डिग्री एंगल होगा। तो मैं लिख सकता हूं इसको कितना? 53 डिग्री। किसके साथ है बेटा? वेस्ट से साउथ की तरफ है ये एंगल। 53 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ है। वेस्ट से साउथ की तरफ है, तो मैं इसको लिख दूंगा साउथ ऑफ वेस्ट। उल्टा पढ़ते हैं ना, वेस्ट से साउथ, तो इसको लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। या फिर और दूसरी भाषा में इसको क्या लिख सकते हैं? 5 मीटर 37 डिग्री।
वेस्ट ऑफ साउथ, ये दोनों आंसर होंगे जिसका भी आंसर आ रहा है। जल्दी से कमेंट कर दीजिए यस और नो। अगर आंसर आ गया तो थम्स अप करिए, जिनका आंसर सही था वो थम्स अप कर दीजिए जल्दी से। जिनका आंसर आ गया था बेटा वो थम्स अप कर दीजिए ताकि मुझे पता चल जाए कितने लोग सही जा रहे हैं। सर मेरा आंसर करेक्ट है क्या? बेटा आपका आंसर क्या है? रोनित। कैसे किसका देखेंगे बेटा, हर किसी का थोड़ी देख पाएंगे। आईकेप जेकेप में आपने आंसर किया है, आईकेप जेकेप में भी आपने आंसर गलत किया है, नहीं गलत है। आईकेप जेकेप में भी सही नहीं लिखा है। हाँ, ये आंसर कितने लोगों का सही है बेटा, कमेंट करिए। ओके, वेरी गुड, ठीक है चलिए। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। तीसरा हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम लो, ठीक है। तीसरा हेडिंग डालिए पैरेललोग्राम लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यहां से आएगा। जल्दी से हेडिंग डाल लीजिए। ठीक है, हाँ तो ओके ओके, पैरेललोग्राम लो, ठीक है बेटा। तो पैरेललोग्राम लो से कैसे एडिशन कर सकते हैं हम वेक्टर्स का, उसको सीखते हैं। सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं इस तरह से, ठीक है। दो वेक्टर्स हैं, इसका नाम ए वेक्टर, इसका नाम बी वेक्टर, और आपको इन दोनों का एडिशन करना है किसके थ्रू, पैरेललोग्राम के थ्रू। तो आप क्या करेंगे भाई साहब, जैसे कि ट्रायंगल लॉ के अंदर कंडीशन था कि एक वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल सेम पॉइंट पर होता है, तो यहाँ पर एक वेक्टर का, सॉरी दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर रखते हैं। देखिएगा, दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर रखना पड़ेगा। ये ए वेक्टर और ये हमारा बी वेक्टर, ठीक है। दोनों वेक्टर्स का टेल सेम पॉइंट पर आ गया बेटा। अब हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। तो ये लीजिए, ठीक है, पैरेललोग्राम ड्रॉ किया। तो लॉ या स्टेटमेंट क्या बोलता है कि इनका जो टेल का जॉइनिंग पॉइंट था, अगर वहां से डायरेक्टली एक वेक्टर अपन डायगनली ज्वाइन करें, डायगनली एक वेक्टर बनाए अपन जो उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स इस तरह से पास कर रहा है, तो वो वेक्टर हमारे पास होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, ठीक है। और आर वेक्टर है, इसका मतलब आर वेक्टर क्या होगा, ये होगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप एक डायगोनल बनाते हैं बेटा और उनके टेल सेम पॉइंट पर रखते हैं, तो वहां से अगर एक वेक्टर को डायरेक्टली ज्वाइन करेंगे बेटा, डायरेक्टली डायगोनली एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, तो वो उन दोनों के एडिशन को बताएगा। ये स्टेटमेंट था, ठीक है। तो यहां से एक फॉर्मूला आता है, उसको हम डिराइव करते हैं, देखिएगा। ये लॉ, ये स्टेटमेंट हो गया। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसको समझिएगा बेटा। सपोज ये हमारा ए वेक्टर हो गया, ठीक है, और ये हमारा यहां पर बी वेक्टर है, ठीक है। हमने क्या किया कि पैरेललोग्राम कंप्लीट किया इस तरह से, ठीक है। रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, रिजल्टेंट होगा, अगर डायरेक्टली बना दें, ये रिजल्टेंट आ गया हमारे पास, दिस इज आर वेक्टर, ठीक है। हाँ, अब हमने क्या किया, मान लिया, क्या मान लिया बेटा, कि ए और बी के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। हमने अज्यूम कर लिया एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर डाला इस तरह से, ठीक है, परपेंडिकुलर डाला।
तो ये एंगल क्या बन गया भाई साहब 90 डिग्री। ठीक है, अब पैरेललोग्राम की खास बात ये होती है कि इनकी जो साइड्स होती है पैरेलल साइड वो इक्वल होती है बेटा। तो अगर ये बी होगा तो ये जो पैरेलल साइड आपको दिख रहा है ये भी कितना होगा, बी होगा। और अगर ये दोनों पैरेलल होंगे बेटा तो अगर ये एंगल थीटा है, कौन सा एंगल, ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, जहां भी आपको दिक्कत आती है कमेंट में बताइए। ये दोनों लाइन पैरेलल थी और इक्वल भी थी तो ये भी बी होगा तो ये भी बी होगा। दिस एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। ठीक है, अब देखिए इस छोटे वाले ट्रायंगल को दोबारा से देखिए। ये एंगल 90 था, ये बी था, ये थीटा था। ठीक है, तो अगर मैं नीचे वाले साइड को बोल देता हूं एक्स और इसको बोल देता हूं वाई, तो एक्स और वाई क्या हो जाएंगे। ठीक है, देखिएगा बेटा एक्स और वाई क्या हो जाएंगे यहाँ पर। अगर मैं साइन थीटा लिखूं तो साइन थीटा बराबर क्या, साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, मतलब y बाय बी। तो यहां पर y का वैल्यू हो जाएगा b साइन थीटा। दूसरी बात, अगर मैं cos थीटा लिखता हूं तो cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस यहाँ पर x है, हाइपोटेनस b है। तो यहां पर x का वैल्यू हो जाएगा बेटा b cos थीटा। तो हमने यहां पर x और y दोनों का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है बात, अब आगे बढ़ते हैं। x और y का वैल्यूज निकाल लिया। सर वो बेटा कौन सा थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा की बात कर रहे हैं बेटा। ये दोनों लाइन पैरेलल है ना। अरे ये देखिए, ये बचपन में नहीं पढ़ा क्या, ये थीटा होगा तो ये भी कितना होगा, थीटा। ज्योमेट्री नहीं पढ़ा के बचपन में बेटा। ये दोनों लाइन पैरेलल है, एक लाइन कट कर रहा है तो ये थीटा तो ये भी तो थीटा होगा। आप समझा, हाँ सर समझा। ठीक है, गुड, पूछ लिया आपने, अच्छा किया। तो y और x मिल गया। चलो खैर जल्दी से आते हैं। बेस का वैल्यू हमारे पास आया है b cos थीटा और इसका वैल्यू आया है b sin थीटा। इस बड़े वाले ट्रायंगल को कुछ नाम दे देते हैं। चलिए क्या नाम देते हैं इसको, p q r। ठीक है, तो आपसे मैं बोलता हूं ट्रायंगल पी क्यू आर को देखिए। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा। पाइथागोरस लगाऊंगा मैं यहां पर, तो पाइथागोरस में क्या लिख सकते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा माइक बंद कर लीजिए जिनका माइक चालू है। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेटा बेस कितना होगा टोटल, ये a था, ये b cos थीटा, तो टोटल हो जाएगा कितना, a प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, दोबारा सुनिए, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर b sin थीटा था, बेस का वैल्यू a प्लस b cos थीटा था। स्क्वायर खोल देंगे सिंपल, यहां पर क्या बन जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। नाउ यहां पर देखिए बेटा इस वाले टर्म से और इसमें से b स्क्वायर कॉमन आ रहा होगा तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, जल्दी से आंसर करिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो b स्क्वायर बचेगा प्लस 2ab cos थीटा। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पर एक रूट लगा देंगे। ये लीजिए रूट लगा दिया, तो हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। जी हाँ यही फॉर्मूला है। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है बेटा उसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला है ये, r इक्वल्स टू रूट a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab cos थीटा।
Where theta is what? Theta क्या था? Theta is angle between A vector and B vector. A क्या होगा? Magnitude of A vector. B क्या होगा? Magnitude of B vector. रुक जाइए, अभी अभी बातें कंप्लीट नहीं हुई है, सुनिए। ये हमने फाइंड किया है मैग्नीट्यूड। अब रिजल्टेंट जो है वो खुद एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के पास डायरेक्शन भी होगा और मैग्नीट्यूड भी होगा। मैग्नीट्यूड हमने फाइंड कर लिया है, तो डायरेक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनिएगा। लेट सपोज हमने मान लिया कि ये एंगल, मतलब जो रिजल्टेंट है बेटा, वो ए वेक्टर के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो रिजल्टेंट है वो ए वेक्टर के साथ कुछ अल्फा एंगल बना रहा है। तो मैं आपसे बोलता हूं टेन अल्फा क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलूं टेन अल्फा बराबर क्या होगा, तो टेन अल्फा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना? बी साइन थीटा। बेस कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है भैया, तो दिस इज द डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन का फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। इंपॉर्टेंट बात याद ये रखनी है आपको कि ये अल्फा किसके साथ एंगल है। ये अल्फा ए के साथ एंगल था, तो जिसके साथ एंगल होता है वो यहां पर आता है। समझ रहे हैं बात को? अगर ये एंगल अल्फा बी के साथ होता, मतलब ये बी नीचे नीचे मानते, ए को ऊपर मानते, तो फॉर्मूला होता ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा। ठीक है, दिमाग में बिठा लीजिए इस चीज को। अगर ए के साथ एंगल है तो ए यहां पर आएगा, तो बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से याद कर लेने। स्टार्ट लगा लीजिए यहां पर। ठीक है, क्या मेरी बात अब क्लियर है सभी को? जल्दी से कमेंट करके बताइए मुझे, यस और नो। हाँ सर। सभी लोग आंसर करिए बेटा। क्या मेरी बात क्लियर है सभी को? यस, ओके। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत काम के फॉर्मूले हैं। एक आपको 1 मिनट में दे रहा हूं, डेरिवेशन देख लीजिए। कोई डाउट आता है तो अभी पूछिए। हाउ टू डिफाइन अल्फा एंगल? बेटा ये डिफाइन किया ना अपन ने अल्फा एंगल। कोई भी कोई भी एक जनरल एंगल लिया है अपन ने अल्फा, तो वो एंगल अल्फा का फॉर्मूला भी तो लिखा है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। मैंने आपको बताया, याद ये रखना है कि ए के साथ एंगल जो होगा अल्फा होगा। कई बार ये फॉर्मूला यूज आ सकता है। सर डायरेक्शन कैसे निकाली, एक बार रिपीट कीजिए। बेटा डायरेक्शन का मतलब क्या होगा, कैसे डायरेक्शन डिफाइन करेंगे? डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं थ्रू एंगल, एंगल के थ्रू। तो एंगल के लिए मैंने मान लिया कि जो रिजल्टेंट था बेटा, जो रिजल्टेंट वेक्टर था आर वेक्टर, वो ए के साथ एंगल कितना बना रहा है, अल्फा। ये मैंने मान लिया। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अपन टेन अल्फा लिख सकते हैं। टेन अल्फा बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना था, बी साइन थीटा, और बेस का वैल्यू कितना था, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो मैंने वही तो लिखा है बेटा। कई कई बार यूज आएगा, कई बार डायरेक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, बट आप याद रखिए मैक्सिमम 99% ये फॉर्मूला यूज होगा।
और मान लीजिए 60-70% ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। मैं आपको पूरा सीपीएस सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए, पूरा सीपीएस सॉल्व करवाऊंगा, मैं आपको पूरा सीडीएस सॉल्व करवाऊंगा, ठीक है। जहां भी आपको दिक्कत आएगी मैं खड़ा हूं यहाँ पर, ठीक है। ओके, आगे बढ़ सकते हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, इस फॉर्मूले की बात हम और डिटेल में करेंगे, देखिए। हाँ बेटा, तो अभी लेटेस्ट हमने फॉर्मूला निकाला रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का, R इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। कुछ बातें आप खुद से भी नोट डाउन करते चलिए। हाँ, तो थीटा क्या था बेटा? थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। अब मान लीजिए पहला प्रॉपर्टी इस फॉर्मूले का, या इसका पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर मुझे आर वेक्टर का वैल्यू चाहिए मैक्सिमम, इफ आर वेक्टर इज मैक्सिमम, अगर मुझे आर वेक्टर जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड चाहिए मैक्सिमम, तो क्या करना पड़ेगा बेटा? ए और बी तो फिक्स है, मतलब फॉर एग्जांपल मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, ए और बी, इन दोनों का लंबाई मैग्नीट्यूड फिक्स है, ए और बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट मैक्सिमम कब आएगा? हम क्या चेंज कर सकते हैं इन दोनों वेक्टर से? क्या एंगल चेंज कर सकते हैं? अभी देखिए, एंगल 0 था, ये एंगल कुछ 60 हो गया, ये एंगल 90 हो गया, ये कुछ 120 हो गया, ये कुछ 180 हो गया। तो एंगल चेंज करने से, थीटा को चेंज करने से आर भी चेंज होगा, ठीक है। तो मुझे चाहिए आर का वैल्यू मैक्सिमम। तो अगर आर का वैल्यू मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो कॉस थीटा को भी क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। जल्दी से मुझे कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू बताइए। 1। एक बच्चा, हाँ मैं देख रहा हूं, मैसेज में चैट बॉक्स में डालिए जल्दी से। जब तक हम हमारे मार्कर को रिफिल कर लेते हैं, जल्दी से बताइए मैक्सिमम वैल्यू कॉस थीटा का। मिनिमम भी बताइए, कुछ लोगों ने आंसर किया है, मिनिमम बताइए। हाँ तो भैया चलिए, कुछ लोगों ने आंसर 0 किया था बेटा। cos थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, बहुत से लोगों ने सही आंसर किया था। cos थीटा अगर 1 होगा तो थीटा का वैल्यू कितना होगा भाई साहब? 0 डिग्री। मतलब cos 0 पर थीटा होता है, हमारे cos का वैल्यू 1 होता है जब थीटा 0 होगा। तो 0 डाल दीजिए यहाँ पर, cos थीटा 1 डाल देंगे तो हमारे पास r का जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। किसी का होल स्क्वायर दिख रहा होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं अपन इसको। ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और रूट भी लगा हुआ है, रूट और स्क्वायर एक दूसरे को मार देगा। तो r का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास? दिस इज इक्वल्स टू व्हाट? a प्लस बी। क्या कुछ बातें चमकी नहीं चमकी? कि r का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास कितना होगा? a प्लस बी, ठीक है। दूसरी बात, इफ r मिनिमम, अगर r का वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो cos थीटा को होना पड़ेगा मिनिमम। मिनिमम मतलब -1।
तो थीटा कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि जब थीटा 180 होता है तो कोस थीटा -1 होता है। ठीक है, तो कोस थीटा -1 डालिए इस फॉर्मूले के अंदर, तो आर का मिनिमम वैल्यू आएगा √a² प्लस b² -2ab, and this is the whole square of a minus b. Now again स्क्वायर और रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो r का मिनिमम वैल्यू हमारे पास आएगा a माइनस b। ठीक है, तो अगेन इसको भी आपको याद रखना है। अब सुनिए ध्यान से, r का मैक्सिमम वैल्यू कब आ रहा है? जब थीटा 0 है। इन दोनों वेक्टर्स के बीच का अगर एंगल 0 है तो रिजल्टेंट मैक्सिमम होगा। जैसे जैसे थीटा बढ़ता चला जा रहा है, एंगल कम होता जा रहा है आर का वैल्यू, और घटते घटते जब एंगल हो गया मैक्सिमम 180 तो रिजल्टेंट हो गया मिनिमम। ठीक है, तो एंगल बढ़ाने के साथ ही, ये भी प्रॉपर्टी है, एंगल बढ़ने के साथ ही रिजल्टेंट का वैल्यू कम होता चला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर मैं बात करूं आपसे रेंज के बारे में बेटा, अगर मैं बात करूं रेंज के बारे में, तो आर का रेंज कहां से कहां तक? आर का जो रेंज होगा वो लेसर देन इक्वल्स टू ए प्लस बी से लेकर ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए माइनस बी तक जाएगा। ए का आर का जो रेंज होगा वो a प्लस बी से लेकर a माइनस बी तक लाई करेगा बेटा। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन एंगल। तीसरा इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है, ठीक है, एक और बात, अगर इफ थीटा इज इक्वल्स टू 90, अगर एंगल 90 डिग्री होता तो कोस थीटा कितना होता? कोस 90 का वैल्यू बोलिए भैया, 0। हाँ, cos 90 is 0, then resultant is equals to √a² plus b²। तो रिजल्टेंट हो जाएगा a² plus b²। आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, तो इसको भी अगर आप याद रख लेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो आप मेन फॉर्मूला को याद ही रखिए। ठीक है, तो R का मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी, मिनिमम वैल्यू a माइनस बी, रेंज इतना होता है 90 डिग्री पर आता होगा। ठीक है, एक लास्ट बात और करेंगे हम, एक लास्ट बात और करेंगे। हाँ तो भाई सुनिएगा, एक और लास्ट प्रॉपर्टी, इफ a इज इक्वल्स टू b, अगर a और b का मैग्नीट्यूड बराबर हो तो क्या होगा? अच्छा, मैं आपसे एक वैल्यू फॉर्मूला पूछता हूँ। cos 2 थीटा के अगर सुने हो आपने तो 3 फॉर्मूले होते हैं बेटा, नहीं सुने हैं तो आप याद रखिएगा, बहुत काम आते हैं। cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकेंड होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, एंड तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। cos थीटा के बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ये। cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेकंड फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, तीसरा होगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यूज कैसे होंगे उसको अभी हम देख लेंगे, बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर यह एंगल डबल होगा तो यहाँ पर एंगल आधा हो जा रहा है, यहाँ एंगल 2 थीटा था तो यहाँ पर देखिए थीटा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए r इज इक्वल्स टू √a², हमने b को भी a के बराबर रख देते हैं, b और a दोनों बराबर है बेटा, तो यहाँ पर भी हम डालेंगे a² प्लस a और a² बन जाएंगे 2a² cos थीटा। ठीक है भाई, a² कितना बन जाएगा यहाँ पर
ये हो जाएगा 2a², ठीक है। और यहाँ पर अगर आप कॉमन निकाल दें, 2a² कॉमन निकाल दें तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा cos थीटा, ठीक है भैया। अब क्या करेंगे, cos थीटा का ऐसा फॉर्मूला यूज करेंगे जो 1 को यहां पर मार दे, ठीक है। तो cos 2 थीटा का कौन सा फॉर्मूला लगाए जो 1 को मार दे यहाँ पर, क्या दूसरा वाला, क्योंकि दूसरे वाले में माइनस आ रहा है। तो देखिएगा बेटा, r इज इक्वल टू रूट ऑफ 2a² 1 प्लस cos थीटा। अब यहाँ पर देखिए एंगल 2 थीटा था तो थीटा हो जा रहा है, अगर एंगल थीटा होगा तो यहाँ पर θ/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बेटा 2 cos² θ/2 -1, ठीक है। तो -1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास r कितना आएगा, ये आ जाएगा रूट ऑफ, देखिए 2 और 2 तो बन गया 4 a² cos² θ/2, ठीक है। देख लीजिए 2 और 2 4 a² cos² θ/2, स्क्वायर रूट से जब बाहर आएगा तो 4 से 2 a² का a और cos² θ/2 का cos θ/2। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो आपको याद रखना है कि अगर दोनों वेक्टर सेम है मैग्नीट्यूड के अंदर, अगर दोनों वेक्टर सेम है मैग्नीट्यूड के अंदर, अगर a और b दोनों बराबर है बेटा, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, 2a cos θ/2, ठीक है। क्या सभी को बातें क्लियर है बेटा, यहां तक ये जो डेरिवेशन मैंने कराया है सभी को क्लियर है? जल्दी से आंसर करिए, यस और नो। यस। जल्दी से आंसर करिए। यस। यस लिखने में इतना जोर आ रहा है बच्चों को, मैं यहाँ पर खड़ा होकर पढ़ा रहा हूं जब से। अच्छा लगता है जब बच्चे यस लिखते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है बेटा जो हमने देखी है। यस, ओके, थैंक यू। तो बेटा ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमने देखी है, इनको एकदम याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। घोल कर पी जाइए इसे, ठीक है। एडिशन लगभग कंप्लीट हो गया है। कल से हम सब्ट्रैक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स बाकी होंगे तो मैं कवर कर लूंगा, देन सब्ट्रैक्शन और यूनिट वेक्टर हम स्टार्ट करेंगे कल, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। Thank you. थैंक यू।